नमस्कार श्रोताओ, यह रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारे वैज्ञानिक। आपके साथ मैं हूं नूपुर शर्मा और मैं वेणुबालन। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। एक चिकित्सक, एक समाज सेविका और परिवार नियोजन आंदोलन की अग्रणी आवाज। नाम है डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी। तो आइए सुनते हैं उनकी यह प्रेरणादायक जीवन गाथा। आज हम आपको एक ऐसी महिला की विस्तृत जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। एक संपन्न पारसी परिवार में जन्मी ये लड़की आगे चलकर पूना के एक छोटे से अस्पताल को और महाराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को हमेशा के लिए बदल देगी। नाम था डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी। एक चिकित्सक, एक समाज सेविका और परिवार नियोजन आंदोलन की एक अग्रणी आवाज। आज की इस कड़ी में हम उनके जन्म से लेकर निधन तक की पूरी यात्रा को विस्तार से जानेंगे। उनका परिवार, उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनकी विरासत। इस कहानी को समझने से पहले हमें उस सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसमें बानू का जन्म हुआ। पारसी समुदाय मूलतः प्राचीन ईरान से आकर भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक छोटा सा समुदाय है, पर शिक्षा, व्यापार और समाज सुधार में इनका योगदान अपने आकार से कहीं बड़ा रहा है। जमशेदजी टाटा से लेकर दादा भाई नौरोजी तक इस समुदाय ने भारत के आधुनिकीकरण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। बानू का जन्म भी इसी परंपरा की कड़ी था। उनके परिवार में शिक्षा को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था और लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी उनका नजरिया उस दौर के औसत भारतीय परिवार से कहीं आगे था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जहां अधिकांश पारसी परिवार ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे, वहीं बानू का अपना परिवार राष्ट्रवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित था। यही पारिवारिक संस्कार आगे चलकर बानू के भीतर विकसित हुई सेवा भावना और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध की नींव बना। सात सितंबर 1917 मुंबई शहर, एक संपन्न पारसी परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। नाम रखा जाता है बानू पेस्तनजी कापड़िया। उनके पिता पेस्तनजी कापड़िया एक जाने माने सिविल इंजीनियर थे और माता का नाम था बापा माई। बानू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब स्कूल जाने की उम्र आई तो माँ ने बानू को पुणे भेज दिया, नाना नानी के घर। वहाँ एक बड़ा भरा पूरा संयुक्त परिवार था, मामा, मौसी, चचेरे, ममेरे, भाई बहन। माता पिता का बार बार आना जाना भी बना रहा, इसलिए बानू को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्होंने खुद कहा है कि उनका बचपन एक बेहद संतोषप्रद और भरा पूरा अनुभव था। दौलत तो थी ही, पर अनुशासन भी उतना ही जरूरी माना जाता था। यही अनुशासन आगे चलकर बानू के पूरे जीवन का आधार बना। और हाँ, एक दिलचस्प बात, बानू का पालन पोषण पूरी तरह अंग्रेजी माहौल में हुआ। घर में गुजराती बोली जाती, पर उसमें अंग्रेजी शब्दों की भरमार होती। इतनी ज्यादा कि बड़े होकर बानू को मराठी सीखने के लिए एक अलग शिक्षक रखना पड़ा। वही मराठी जिस भाषा में आगे चलकर वे हजारों ग्रामीण महिलाओं से बात करने वाली थीं। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में उन्होंने बैले नृत्य सीखा, फ्रेंच भाषा पढ़ी और नाना के घर रखे पियानो पर पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। इतनी अच्छी तालीम कि उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक के परीक्षकों के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी। 5-6 साल तक वे गर्ल्स गाइड से भी जुड़ी रहीं। यह सांस्कृतिक द्वंद्व बड़ा दिलचस्प है। पश्चिमी माहौल में पली बड़ी एक लड़की आगे चलकर भारत के सबसे दूर दराज गांवों की सच्चाई में गहराई से उतर जाती है। यह दिखाता है कि सच्ची सेवा भावना किसी सांस्कृतिक सीमा की मोहताज नहीं होती। सेंट विंसेंट हाई स्कूल मूलतः लड़कों का स्कूल, पर बानू वहां से मैट्रिकुलेशन पास करने वाली पहली लड़की बनी। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उस दौर में लड़कियों का ऐसे स्कूल में दाखिला ही असामान्य माना जाता था।
आगे कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भी वे अक्सर कक्षा में पहला स्थान पाती रहीं और सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा में तो 5 विषयों में विशेष योग्यता हासिल की। उस दौर के लिए यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी। 16 साल की उम्र में बानू ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्री मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। उस दौर में एक लड़की का डॉक्टर बनने की राह चुनना आसान बात नहीं थी। चिकित्सा को तब मुख्यतः पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था। इसके बाद ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक, जिसने भारत में पश्चिमी चिकित्सा शिक्षा के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। वहां से 1940 में उन्होंने एमडी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी बनी प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में। यह चुनाव इत्तेफाक नहीं था। उस दौर के भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बेहद ऊंची थी। प्रसूति विज्ञान का क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अहम माना जाता था। बानू ने इस क्षेत्र को चुनकर बिना जाने समझे भी वह राह चुन ली जो आगे चलकर लाखों महिलाओं और नवजातों की जिंदगी बदलने वाली थी। आगे उन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वीएन शिरोडकर के मार्गदर्शन में रेजिडेंसी की। डॉक्टर शिरोडकर उस दौर के सबसे सम्मानित प्रसूति विशेषज्ञों में गिने जाते थे। ऐसे काबिल गुरु के मार्गदर्शन में सीखना बानू के लिए एक अनमोल अनुभव साबित हुआ। 1937 महाबलेश्वर की पहाड़ियां पुणे और मुंबई के संपन्न परिवारों का प्रिय गर्मियों का ठिकाना। यहीं बानू की मुलाकात हुई जहांगीर कोयाजी से। यह मुलाकात करवाई थी डॉक्टर एडुल्जी कोयाजी ने, जो बानू के पारिवारिक चिकित्सक भी थे और जहांगीर के बड़े भाई भी। जहांगीर पेशे से इंजीनियर थे और अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके अभी लौटे थे। 5 साल की प्रणय गाथा के बाद 24 फरवरी 1941 को दोनों का विवाह हुआ। यह विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, यह 2 प्रतिष्ठित परिवारों का संगम भी था, जिसने बानू के आगे के जीवन पथ को गहराई से प्रभावित किया। 1943 में बानू पुणे लौट आई, जहां जहांगीर पहले से रहते थे। यही दोनों ने अपना घर बसाया। पुणे में बानू ने डॉक्टर एडुल्जी कोयाजी के साथ सामान्य चिकित्सा अभ्यास में काम शुरू किया, भले ही उनके पास स्त्री रोग विज्ञान की विशेष डिग्री थी। यह फैसला दिखाता है कि बानू ने अपनी विशेषज्ञता के बावजूद विनम्रता से शुरुआत की और एक अनुभवी वरिष्ठ से सीखना बेहतर समझा। डॉक्टर एडुल्जी की एक खासियत थी, वे गरीब और अमीर दोनों तरह के मरीजों का एक जैसे समर्पण से इलाज करते थे, बिना किसी भेदभाव के। यही मूल्य आगे चलकर बानू के अपने पूरे करियर का सिद्धांत बना, चाहे पुणे के संपन्न मरीज हों या वाड़ू गांव की महिलाएं। अप्रैल 1944 एक मोड़ आता है। सरदार मुदलियार डॉक्टर एडुल्जी से आग्रह करते हैं कि किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के लिए किसी काबिल चिकित्सक की सिफारिश करें। यह अस्पताल पुणे में स्थित था। 1912 में पुणे के प्रमुख नागरिकों द्वारा स्थापित एक छोटा सा चैरिटेबल अस्पताल, जो मां और नवजात की देखभाल के लिए बना था। ध्यान रहे, यह मुंबई के ज्यादा मशहूर केईएम अस्पताल से अलग एक स्वतंत्र संस्था थी, भले ही दोनों का नाम ब्रिटिश सम्राट किंग एडवर्ड सप्तम की याद में रखा गया था। उस दौर में भारत में मातृ स्वास्थ्य सेवा बेहद सीमित थी। ज्यादातर प्रसव घर पर ही या बिना प्रशिक्षित दाइयों की देखरेख में होते, इसलिए मातृ मृत्यु दर बेहद डरावनी थी। डॉक्टर एडुल्जी ने इस पद के लिए एक ही नाम सुझाया, बानू जहांगीर कोयाजी। 6 महीने के भीतर बानू इस अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन गईं। उस वक्त अस्पताल में सिर्फ 40 बिस्तर थे, एक बैरक जैसी इमारत, कोई खास सुविधा नहीं, स्टाफ की कमी, आधुनिक उपकरणों का अभाव। यहीं से शुरू हुई 55 साल लंबी एक असाधारण सेवा यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि पूरे इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया। 55 साल, यही वो समय था जिसमें बानू ने केईएम अस्पताल की पूरी तस्वीर बदल दी। 1999 तक अस्पताल में 550 बिस्तर हो चुके थे, यानी शुरुआत से करीब 13 गुना ज्यादा।
पर यह सिर्फ इमारत बढ़ाने की बात नहीं थी। बानू ने इस संस्था के हर पहलू में गुणात्मक सुधार किया। उन्होंने इसे सिर्फ एक इलाज केंद्र नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे बीजे मेडिकल कॉलेज से जोड़ा, पुणे के एक प्रमुख सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से। इस जुड़ाव ने केईएम को चिकित्सा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना दिया, जहां नई पीढ़ी के डॉक्टर तैयार होने लगे और साथ ही अस्पताल को युवा ऊर्जावान चिकित्सकों की लगातार आपूर्ति मिलती रही। यहीं के शोधकर्ताओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों पर वैज्ञानिक ढंग से काम किया। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों में आ रहे बदलावों को बारीकी से दर्ज किया गया। यह आंकड़ा आधारित नजरिया उस दौर में असामान्य था। ज्यादातर सामाजिक सेवा परियोजनाएं सिर्फ भावनात्मक प्रेरणा पर टिकी होती, बिना किसी ठोस मूल्यांकन तंत्र के। पर बानू ने अपने चिकित्सा वैज्ञानिक ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी परियोजना को एक साक्ष्य आधारित मॉडल बना दिया, जो आगे चलकर बाकी परियोजनाओं से अलग खड़ा हुआ। एक बात और, इतनी बड़ी धर्मार्थ संस्था को इस पैमाने पर बढ़ाने के लिए सिर्फ मेडिकल ज्ञान काफी नहीं था। इसके लिए चाहिए था वित्तीय प्रबंधन, दानदाताओं से संपर्क, सरकारी अनुदान और स्टाफ का प्रबंधन। और इन सभी में बानू ने असाधारण दक्षता दिखाई। यही वजह है कि केईएम एक छोटी चैरिटी संस्था से एक बड़े आधुनिक चिकित्सा संस्थान में तब्दील हो सका। पर बानू सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही। उन्होंने महसूस किया पुणे शहर और उसके आसपास के सूखाग्रस्त गांवों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की खाई बहुत गहरी है। भारत के बाकी हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के गांवों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव था। ग्रामीण भारत की महिलाएं दोहरी मार झेल रही थीं। एक तरफ गरीबी और दूरी, दूसरी तरफ समाज में उनकी दोयम दर्जे की हैसियत। ये दोनों मिलकर उनके स्वास्थ्य और भलाई की राह में गंभीर रुकावटें खड़ी कर रहे थे। 1972 पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव वाड़ू में बानू ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला। ये फैसला उस दौर में बेहद साहसी और दूरदर्शी था, क्योंकि ज्यादातर शहरी चिकित्सा संस्थान अपने संसाधन गांव में लगाने से बचते थे। पर बानू ने साफ समझ लिया था, अगर सच में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है तो शहर की चार दीवारी से बाहर निकलना ही होगा। यही केंद्र आगे चलकर बना शिरडी साईं बाबा ग्रामीण अस्पताल, जो आज भी आसपास के गांवों की सेवा कर रहा है। बानू का बोया गया ये बीज सिर्फ उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा। 1977 बानू एक और बड़ा कदम उठाती हैं, वाड़ू ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना। महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से गांव-गांव से करीब 600 लड़कियों को चुना गया और प्रशिक्षित किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक के रूप में। यह परियोजना अपने डिजाइन में बेहद सोच समझ कर बनाई गई थी। बाहरी विशेषज्ञों को गांव भेजने के बजाय बानू ने स्थानीय महिला को ही प्रशिक्षित करने का रास्ता चुना, क्योंकि स्थानीय महिलाएं अपने समुदाय की भाषा, संस्कृति और आपसी रिश्तों को बेहतर समझती थी। वे स्थायी रूप से गांव में रह सकती थीं, जबकि बाहरी विशेषज्ञ सिर्फ कभी कभार आते थे। और सबसे बड़ी बात, इस प्रशिक्षण ने इन महिलाओं को खुद सशक्त बना दिया। इससे उन्हें कमाई मिली, सम्मान मिला और समाज में एक नई पहचान मिली। ये लड़कियां अपने ही गांव में जाकर स्वच्छता, पोषण और परिवार नियोजन की बातें समझाती। गंभीर मामलों को वाड़ू के केंद्र या पुणे के केईएम अस्पताल में भेज दिया जाता। समय समय पर स्वास्थ्य शिविर भी लगते। केईएम के डॉक्टर बच्चों का टीकाकरण करते, कान, नाक, गले की बीमारियों और मोतियाबिंद जैसे समस्याओं का इलाज करते। इन शिविरों का आयोजन बड़े सुव्यवस्थित तरीके से होता था। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहले ही मरीजों की पहचान कर लेती, ताकि शिविर वाले दिन डॉक्टरों का समय बर्बाद ना हो। और हर बार आंकड़े जुटाए जाते, नतीजों को परखा जाता। शिशु मृत्यु दर में आई भारी गिरावट इसका एक बड़ा सबूत बना। यह मॉडल इतना कामयाब रहा कि कई और विकासशील देशों ने इसे अपनाने की कोशिश की। बानू का मानना था, निजी संस्थाओं को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी छोटी सफलताओं का फायदा बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंच सकता है।
यह सोच, निजी पहल और सरकारी सहयोग का मेल आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का एक अहम सिद्धांत माना जाता है। बानु का ज्यादातर काम परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के इर्द गिर्द रहा। भारत ने 1952 में दुनिया के पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पर इसके बावजूद यह विषय दशकों तक भारतीय समाज में बेहद संवेदनशील और वर्जित माना जाता रहा। सामाजिक रूढ़ियां, धार्मिक मान्यताएं, शिक्षा की कमी, ये सब मिलकर परिवार नियोजन के प्रसार में रुकावट बनते। ऐसे माहौल में बानु ने इसे खुलकर स्वास्थ्य शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के दायरे में ला खड़ा किया। उस दौर के लिए ये एक बड़ा साहसिक कदम था। बानु का मानना था, भारत की महिलाओं का जागरण ही एक बेहतर और अधिक मानवीय समाज की कुंजी है। वे अक्सर कहा करती थीं, उनका सपना एक ऐसे कल का है जिसमें महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उन्हीं की गति से आगे बढ़ें। यह सिर्फ एक आदर्शवादी बात नहीं थी, यह उनके पूरे काम का मार्गदर्शक सिद्धांत था। बानु ने यह भी समझा कि परिवार नियोजन सिर्फ गर्भ निरोधक बांटने तक सीमित नहीं हो सकता है। इसके लिए चाहिए व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण की जागरूकता और समाज की सहमति। यही वजह है कि उनकी परियोजनाओं में परिवार नियोजन को हमेशा स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के साथ जोड़कर पेश किया गया, अलग से नहीं। 80 के दशक के बीचों बीच बानु ने अपने काम की समीक्षा की और एक बड़ी कमी को पकड़ा। किशोरियों और युवा लड़कियों की जरूरतों पर ध्यान बहुत कम गया था। गरीबी और लड़की होने की दोहरी मार झेलती ये लड़कियां बिना पढ़ाई और बिना जानकारी के माँ और कमाने वाले की भूमिका में उतर जाती थीं। 1988 में शुरू हुई युवा महिला स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना। 11 गांवों में सामुदायिक कार्यकर्ता तैनात किए गए। सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सिखाए गए, सेहत की जानकारी दी गई और जाति लिंग जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करने का माहौल बनाया गया। गीतों, खेलों और त्योहारों के जरिए औपचारिक कक्षाओं को रोचक और सहज बनाया गया ताकि किशोरियां सहजता से इनमें भाग ले सकें। यह परियोजना दिखाती है कि बानु एक बार की सफलता से संतुष्ट होकर बैठी नहीं, उन्होंने लगातार अपने कार्यक्रमों को परखा और नई जरूरतों के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाया। बानु की काबिलियत और उनका काम जल्द ही पुणे और महाराष्ट्र की सीमाओं से आगे बढ़ गया। वे केंद्र सरकार की सलाहकार बनी और दुनिया भर में एक जानी मानी विशेषज्ञ के तौर पर उभरी। दुनिया भर की कई स्वास्थ्य एजेंसियां विकासशील देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मॉडल की तलाश में थीं। ऐसे मॉडल जो सीमित संसाधनों में भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। बानु की वाडू परियोजना इस दिशा में एक मिसाल बनकर सामने आई, यह दिखाते हुए कि कैसे एक शहरी अस्पताल अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर गांव में स्थायी बदलाव ला सकता है। इसके अलावा बानु पुणे विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद की सदस्य रहीं और वहां प्रोफेसर एमेरिट्स भी रहीं। उनका योगदान सिर्फ अस्पताल प्रशासन तक सीमित नहीं था, शिक्षा नीति में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। चिकित्सा और समाज सेवा से परे बानु का व्यक्तित्व साहित्य और कला के गहरे प्रेम से भी भरा था। यह उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। इसी लगाव के चलते वे सकाल समूह के अखबारों से जुड़ी, महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली मराठी समाचार पत्र समूहों में से एक, और 30 साल तक वे इस समूह की निदेशक रहीं। इतने लंबे अरसे तक इस तरह के प्रभावशाली संस्थान से जुड़े रहना यह दिखाता है कि बानु सिर्फ चिकित्सा में ही नहीं, मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में भी एक सम्मानित नाम मानी जाती थी। 1994 में उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय और SNDT विश्वविद्यालय दोनों से साहित्य में मानद उपाधियां मिली। एक ही साल में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से यह सम्मान उनके व्यापक प्रभाव का सबूत है। और संगीत कॉन्वेंट में सीखा गया, पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, नाना के घर का पियानो, लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज की परीक्षा, यह सब उनकी बहुमुखी प्रतिभा का हिस्सा रहा। और अपने पति जहांगीर के साथ बाल रूम डांस करना भी उन्हें बेहद पसंद था। काम के भारी बोझ के बीच भी जिंदगी में यह हल्कापन उन्होंने हमेशा बचा कर रखा।
1993 एक बड़ा सम्मान, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, वो भी लोक सेवा श्रेणी में। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में स्थापित है और इसे एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। कई बार इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार समिति ने अपने प्रशस्ति पत्र में साफ लिखा कि बानू ने एक आधुनिक शहरी अस्पताल के संसाधनों को जोड़कर महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवार के लिए बेहतर सेहत और नई उम्मीदें दी। अपने स्वीकृति भाषण में बानू ने बड़ी विनम्रता से इस सम्मान के लिए आभार जताया, जो उनके सीधे साधे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। और इसके बाद आया भारत सरकार का सम्मान पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जो कला, समाज सेवा, चिकित्सा, विज्ञान और लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किया जाता है। बानू का नाम भारत की उन गिनी चुनी महिलाओं में शामिल हो गया जिन्होंने चिकित्सा और समाज सेवा में ये सम्मान अर्जित किया। इनके अलावा भी बानू को अपने जीवन में कई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जो उनके बहुआयामी योगदान की व्यापक स्वीकृति को दर्शाते हैं। 70 पार करने के बाद भी बानू KEM अस्पताल और अपनी बाकी परियोजनाओं की देखरेख में जुटी रहती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी, शहर के आधुनिक अस्पताल और गांव की मिट्टी दोनों से वे बराबर जुड़ी रहीं, कभी किसी को नजरअंदाज नहीं किया। वे सत्ता को अपने हाथ में समेटकर नहीं रखती थीं, बल्कि गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षित करके उन्हीं को सशक्त बनाती थीं। यही उनका असली तरीका था। यह विकेंद्रीकृत सोच, जिसमें बाहरी विशेषज्ञ स्थानीय क्षमता निर्माण पर जोर देता है, न कि लगातार बाहरी दखल पर, आज के विकास अध्ययन में एक स्थापित सिद्धांत माना जाता है। पर बानू ने इसे दशकों पहले ही व्यावहारिक रूप में लागू करके दिखा दिया था। आजादी के बाद भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और परिवार नियोजन कार्यक्रम इस नीति का एक अहम स्तंभ बना। पर सरकारी कार्यक्रमों की एक बड़ी सीमा ये थी कि वे अक्सर ऊपर से नीचे की तरफ चलते थे, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत सीमित रहती थी। बानू का योगदान इसी वजह से खास है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें स्थानीय समुदाय, खासकर महिलाएं, खुद बदलाव की वाहक बनी। यह नीचे से ऊपर वाला नजरिया सरकारी कार्यक्रमों की सीमाओं को पार करते हुए ज्यादा स्थायी और असरदार नतीजे देने में कामयाब रहा। और आज जब निजी सरकारी भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया जाता है, बानू का यह नजरिया और भी प्रासंगिक लगता है। 15 जुलाई 2004, 86 साल की उम्र में डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी का निधन हो गया। अपने आखिरी दिनों तक वे अपने काम से जुड़ी रहीं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, समाज सुधार, उनकी सक्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों ने उन्हें एक सच्ची समाज सेविका के रूप में श्रद्धांजलि दी, जिनका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा को समर्पित रहा। उनके निधन की खबर सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि हर उस जगह शोक का विषय बनी जहां उनके काम और उनकी प्रेरणा का असर पड़ा था। KEM अस्पताल आज भी पुणे के सबसे बड़े चिकित्सा और शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। हर साल हजारों मरीज, सैकड़ों नए डॉक्टर, यही बानू की देन है। वाड़ू का वह छोटा सा केंद्र आज शिरडी साईं बाबा ग्रामीण अस्पताल बनकर अब भी आसपास के गांवों की सेवा कर रहा है। और वह मॉडल गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाना, आज भारत की आशा कार्यकर्ता जैसी योजनाओं में भी वही सोच झलकती है, जिसे बानू ने दशकों पहले वाड़ू में लागू किया था। उनकी कहानी आज भी उन युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रख रही हैं। उनका जीवन ये दिखाता है, चाहे कोई कितने भी संपन्न परिवार से क्यों न आया हो, वह अपनी विशेषज्ञता और समर्पण का इस्तेमाल समाज के सबसे वंचित वर्गों की सेवा के लिए भी कर सकता है। डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी एक डॉक्टर, एक समाज सेविका और एक ऐसी प्रेरणा जो पीढ़ियों तक याद रहेगी।
पद्म भूषण और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जैसे सम्मान उनकी उपलब्धियों के प्रतीक भर हैं। उनकी असली विरासत उन हजारों महिलाओं और बच्चों की जिंदगी में झलकती है जिन्हें उनके प्रयासों से बेहतर सेहत और नए मौके मिले। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि जब असाधारण काबिलियत, गहरी करुणा और अटूट संकल्प के साथ जुड़ती है तो एक इंसान भी लाखों जिंदगियों में स्थायी बदलाव ला सकता है। यही समाप्त होती है आज की ये विस्तृत गाथा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने। परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का। समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का। लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और आपके साथ थी मैं नूपुर शर्मा और मैं वेणुबालन। आज दीजिए अनुमति और 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।